चलिए बच्चों, बात करते हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 7। और अब हम इस सीरीज़ में जो बात करेंगे क्लास 7th के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो आपके एनसीईआरटी से अलग हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आ सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस सीरीज़ में 20 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या क्वेश्चन है। आपको एक आइसोस्केलस ट्रायंगल दिया गया है, ध्यान से सुनना, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक आइसोस्केलस ट्रायंगल दिया गया है ABC। AD आपको एक एल्टीट्यूड दिया गया है। देखो, क्वेश्चन है ABC इज एन isosceles triangle in which AB equals to AC, AD perpendicular to BC. Prove that BD equals to DC। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। आपको क्या प्रूव करना है? BD equals to DC, ये आपको प्रूव करना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, किसी भी आइसोस्केलस ट्रायंगल में या इक्विलेटरल ट्रायंगल में, दो बातों का ध्यान रखना। किसी भी आइसोस्केलस ट्रायंगल में, ये आपके पास एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, अगर ये लेंथ इक्वल है और इस वाले पॉइंट से इक्वल लेंथ का जो कॉमन वर्टेक्स होगा उससे अगर कोई एक एल्टीट्यूड डाल दिया जाए तो वो सामने वाली लेंथ को बाइसेक्ट करता है। तो वो सामने वाली लेंथ को क्या करेगा बच्चों? बाइसेक्ट करेगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही, ये तो आइसोस्केलस ट्रायंगल था, ऐसे ही अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी लेंथ आपस में इक्वल है। अगर आपने किसी भी वर्टेक्स से, ये सारी आपस में इक्वल है, अगर आपने किसी भी वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करा तो वो सामने वाली लेंथ को आधा कर देगा। अगर इससे कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ करा तो वो इसको आधा कर देगा। अगर इससे कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ करा तो वो इसको आधा कर देगा। आइसोस्केलस ट्रायंगल में तो दो इक्वल लेंथ के कॉमन वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डलना चाहिए। आइसोस्केलस ट्रायंगल में ये लेंथ इक्वल है, इन इक्वल लेंथ का जो कॉमन वर्टेक्स होगा अगर उससे कोई परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो इसको बराबर बराबर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगी अगर ये एल्टीट्यूड है और ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है और इनका कॉमन वर्टेक्स ये है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला। पर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जिसमें सारी साइड इक्वल होती है, आप किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वो सामने वाली लेंथ को आधा करेगा। इससे ड्रॉ करेंगे तो इसको आधा करेगा, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको आधा आधा कर देगा। ये प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी प्रूव करवाने को कहा है उन्होंने कि इसको प्रूव करके दिखाओ आइसोस्केलस ट्रायंगल। बताओ। यही तो बात हुई। इसमें ये प्रूव करना है कि AD BC को बाइसेक्ट कर रही है, ये प्रूव करने को बोला है। AD BC को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब उन्होंने ये कहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि ये वाला पार्ट इक्वल है। बाइसेक्ट करने का मतलब यही तो हुआ, बाइसेक्ट। बाई माने दो, सेक्ट माने हिस्से, दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, इसका मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर। आपको यही प्रूव करना है, ठीक है जी। चलो एक बात और कर लेते हैं अभी। ये क्वेश्चन फिर आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, ये आपको 10th में काम आएगा। अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल हैं, अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल हैं, कोई दो ट्रायंगल हैं ABCPQR। अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल है, अगर एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल A एंगल P के इक्वल है, तो आप क्या कहोगे इस तीसरे एंगल के बारे में? इस तीसरे एंगल के बारे में आप क्या कहोगे? ये भी इक्वल होंगे। ये हमने पहले भी बात करी है किसी एक क्वेश्चन में। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल होते हैं तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी बन गई? एंगल। तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो वैल्यू इसकी बचेगी, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वही वैल्यू इसकी बचेगी। अगर कोई दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है।
पर हमें तो एक लेंथ भी चाहिए होती है। 9th क्लास के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ रहे हैं हम, तो कॉन्ग्रुएंसी रूल में एक लेंथ भी इक्वल चाहिए। पर 10th क्लास में आप सिमिलैरिटी पढ़ोगे, उसमें अगर लेंथ इक्वल ना हो तो भी चलेगा। बस 3 बातें प्रूव करने के लिए आप तीनों एंगल भी प्रूव कर सकते हो। अगर 3 एंगल किसी ट्रायंगल के और किसी दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल के बराबर हैं तो आप सिमिलर कह दोगे 10th क्लास में कि वो सिमिलर है। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके पढ़ के देखो। अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल के इक्वल हैं तो भी सिमिलर हुए, तो भी वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? 3 बातें, यानी कि तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली तीसरे एंगल के इक्वल होगा। तो 10th क्लास में तुम पढ़ोगे एंगल 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 एंगल, या फिर एंगल एंगल भी हुए ना, 2 एंगल बराबर हुए तो भी वो सिमिलर, क्योंकि तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होगा ही होगा। तो 3 बातें करनी होती हैं, यानी कि अगर ये 2 बातें हो गई तो ये 3 हो ही गई। ठीक है जी, इस बात का ध्यान देना है हमें। ये बात अभी यहाँ पे क्या यूज़ करनी है, एक लेंथ भी यूज़ करनी होती है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एक लेंथ होनी जरूरी ही जरूरी है, और सिमिलर करने के लिए तो आप 3 एंगलों से भी कर सकते हो। ठीक है जी, अब इसको पढ़ते हैं आगे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपको ये दिया गया है कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल है। आपको ये बताना है ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है। तो मुझे समझ में आ गया कि ये लेंथ तो आ रही है ADB ट्रायंगल में और ये लेंथ आ रही है ADC ट्रायंगल में। तो इसका जो सॉल्यूशन है मैं उसमें क्या लिखूंगा? इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। अब इसकी ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है। इस ट्रायंगल की AB और इस ट्रायंगल की AC के बराबर है। फिर इस ट्रायंगल की AD और इस ट्रायंगल की AD कॉमन है, दोनों में आ रही है। ये तो गिवन है बच्चों, अभी समझ में आएगा इंपॉर्टेंट क्यों है। ये कॉमन है। अब जो तीसरी बात हमें बतानी है, वो तीसरी बात या तो एक एंगल हो या तीसरी साइड हो जाए। तीसरी साइड तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो हमें प्रूव करना है भाई इस ट्रायंगल की ये लेंथ और इस ट्रायंगल की ये लेंथ तो बराबर आ गई। ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल, ये कॉमन आ गई दोनों की। अब ये तीसरी तो हमें प्रूव करनी है, मैं इसका तो यूज़ नहीं कर सकता। अब मुझे एक एंगल चाहिए। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप किन्हीं 2 ट्रायंगलों को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल बोल दी, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल बोल दी, तो इनके बीच का एंगल ही बोलना पड़ेगा। इनके बीच का एंगल ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। पर हमें तो ये एंगल इक्वल दे रखा है, ये 90 और ये 90, हमें तो ये एंगल इक्वल दे रखा है, पर हमें चाहिए ये एंगल, नहीं तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अब इस एंगल तक कैसे पहुँचे, इस बात पे गौर करते हैं। तो अब इस बात को यहीं साइड में छोड़ दो और अब गौर करो एक बार फिर से मैं ये फिगर बना लेता हूँ। ये है ADB और ये है ADC। आपको ये बोला गया था कि AB और AC बराबर है। किसी भी ट्रायंगल में देखो, अगर आपके पास ये लाइन नहीं है, ठीक है, और ये लेंथ इक्वल बोल रखी है, गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC AB equals to AC, so angle B equals to angle C, equal side have equal angle। इस प्रॉपर्टी की वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल B एंगल C के इक्वल होगा। एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल है। ये वाली लाइन आ जाती है फिर से भैया आपकी। देखो अब आपने क्या देखा कि इस ट्रायंगल का एंगल B और इस ट्रायंगल का एंगल C आपस में इक्वल है। इस ट्रायंगल का एंगल D इधर वाला पार्ट और इस एंगल का एंगल D इधर वाला पार्ट, भाई इस ट्रायंगल में तो D का ये पार्ट यूज़ हो रहा है और इस ट्रायंगल में D का ये पार्ट यूज़ हो रहा है, दोनों ही 90 है जी, दोनों ही 90 है। मैं इसका भी नाम लिख लेता हूँ, ADB इक्वल्स टू ADC ईच 90। अब इस ट्रायंगल के 2 एंगल और इस ट्रायंगल के 2 एंगल आपस में इक्वल हो गए, क्या तीसरा रिमेनिंग एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड। तो ये तीसरा रिमेनिंग एंगल ये बचा और इधर तीसरा रिमेनिंग एंगल ये बचा। इस ट्रायंगल का रिमेनिंग एंगल ये बच रहा है और इस ट्रायंगल का रिमेनिंग एंगल ये बच रहा है। क्या हमें यही लाना था कि नहीं?
हमें ये तो बताना था कि दो लेंथों के बीच का एंगल, इन दो लेंथों के बीच का एंगल आपस में प्रूफ करना था कि ये भी बराबर है, तभी मैं इनको कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूँ। तो इस एंगल के लिए मैं क्या करूँगा भाई, ये वाली लाइन इस वाले एंगल के इक्वल आ चुका है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ चुका है, तो इसका जो रिमेनिंग बचा ये और इसका जो रिमेनिंग बचा ये आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? वेरी गुड। तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे? एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD, इसको कहेंगे रिमेनिंग। बच्चे अलग अलग तरीके से भी लिख लेते हैं। रिमेनिंग एंगल, बचा हुआ एंगल बचे हुए एंगल के इक्वल होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख दी मैंने, ये वाली कंडीशन मैंने क्या लिख दी? फर्स्ट। अब इसका मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ पे, मैं क्या लिखूँगा? एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD, और मैंने एक कहाँ से लिखी है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से लिखी है ना मैंने ये बात। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, आप ये ड्रॉ मत करना। अब इस बात की वजह से क्या हुआ? दो लेंथ और उनके बीच का एंगल, दो लेंथ और उनके बीच का एंगल, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल, ये कॉमन, और इन दोनों के बीच का एंगल ये और इन दोनों के बीच का एंगल ये। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट के लिए मैंने आपको नाम लिखना बताया था। अगर आपके पास कोई दो लेंथ दे रखी है, दो लेंथ का पेयर दे रखा है, तो इनमें कॉमन ढूंढ लो। इन दोनों में कॉमन क्या है? A, कॉमन वाले को बीच में लिख लिया। इन दोनों में कॉमन क्या है? A, इसका भी कॉमन बीच में रख लिया। अब फर्स्ट वाली कंडीशन को देखो, फर्स्ट वाली कंडीशन में A के साथ B लिखना है। आपने डिसाइड करा कि भाई मैं B को लेफ्ट पे लिखूंगा, तो इधर A के साथ C लिखना है, तो आपको ये भी लेफ्ट पे लिखना पड़ेगा। फिर आपने दूसरी में देखा A के साथ D लिखना है, तो A के साथ D मैंने अब की बार राइट पे लिखा, और यहाँ पे भी A के साथ D लिखना है, तो ये भी मैं राइट पे लिखूंगा। ये सही नाम बने, परफेक्ट नाम बने हैं, और इस कंडीशन को बोलेंगे साइड, उनके बीच का एंगल, फिर साइड। किस प्रॉपर्टी की वजह से? साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी की वजह से ये आपस में इक्वल है। अच्छा जी, फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? आप ये देखो, जब दो ट्रायंगल आपस में आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो बाय CPCT आप क्या कहोगे? पहली दो के इक्वल, लास्ट की दो के इक्वल, फर्स्ट एंड लास्ट के इक्वल। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि BD इक्वल्स टू CD बाय CPCT लिख सकते हैं हम, और यही आपको प्रूव करना था। या फिर लास्ट में आप एक लाइन और ऐड कर दो। सो वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं? सो वी कैन से दैट AD बाइसेक्ट BC। तो हम ये कह सकते हैं कि AD BC को बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि ये पार्ट बराबर है। बराबर तभी होंगे जब ये बीच में आए, तो बीच में आ रही है, इसका मतलब ये बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि ये पोर्शन दोनों आपस में इक्वल प्रूव कर दिया हमने। अब हमें ये बताना है कि AD बाइसेक्ट एंगल है। ये वाला पोर्शन हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। हमने ये अभी प्रूव करा ना कि ये एंगल इक्वल है, ये एंगल आपस में इक्वल है। तो ये एंगल आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो? सो वी कैन से दैट AD बाइसेक्ट एंगल A। AD बाइसेक्ट एंगल A। ओहो, ये कट गया, ये नहीं आ रहा। चलो इस वाले पोर्शन को हम आगे लिख लेंगे। देखो, इसमें एक चीज़ प्रूव करने को और दे रखी है। उन्होंने ये कहा है कि ये प्रूव करिए कि AD जो लाइन है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है। अभी हमने ये प्रूव करा है कि ये रिमेनिंग एंगल इस रिमेनिंग एंगल के इक्वल होगा। जब रिमेनिंग एंगल आपस में इक्वल होगा, ये बराबर पार्ट है, तो इसका मतलब ये लाइन बीच में से जा रही है। ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी को हम क्या लिख सकते हैं? सो वी कैन से दैट AD बाइसेक्ट एंगल A। AD एंगल A को बाइसेक्ट करती है, हम ये वाली बात भी कह सकते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में फर्स्ट क्वेश्चन था।